चलिए भाई, मेरा नाम हिमांशु सिंह है। ज्योग्राफी में हम लोग इस सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग टॉपिक ले रहा हूँ आपका वोल्केनिज्म। ठीक है, ओके। तो ये आपके एक डेमो वीडियोस हैं, इनको आप देखिए, जैसा लगे आगे कमेंट करिएगा, हम लोग इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। मैं फिलहाल साकेत आईएएस इलाहाबाद से क्लासेस ले रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। वोल्केनिज्म अगर हम देखें, ये आपका प्रीलिम्स और मेंस, यहाँ पे क्वेश्चन इससे काफी उठते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हैं इसमें, जियोमॉर्फोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे यहाँ पे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वोल्केनिज्म ये है क्या? ठीक है, वोल्केनिज्म की बात करते हैं। इसके टाइप्स में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं, क्या इसके पीछे रीजन है। ठीक है, ये सारी बातें हम करेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ह्यूमन लाइफ्स पे और एनवायरनमेंट पे इवन। तो वोल्केनिज्म को देखें, स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ वोल्केनिज्म की परिभाषा में अगर हम देखें तो वोल्केनिज्म बेसिकली ये ज्वालामुखी, इसको हिंदी में कहते हैं ज्वालामुखी, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार हैं, छिद्र हैं, जिससे लावा या मैग्मा, पृथ्वी के अंदर जो मोल्टन रॉक्स होती हैं उनको हम लोग मैग्मा कहते हैं। जब वो पृथ्वी की सतह के बाहर आती हैं तो उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो ये जब सतह के बाहर आती हैं तो इस उद्गार को, इस इरप्शन को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? आपकी ज्वालामुखीयता या वोल्केनिज्म। ठीक है, ओके। तो इसमें बेसिकली ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है जिसको हम लोग ज्वालामुखी के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, ओके। ज्वालामुखी की अगर हम देखें बेसिकली इसकी आकृति के आधार पर कि कौन कौन से इसके अंग हैं। देखिए, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के हम भागों को 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, पृथ्वी के इंटरनल पार्ट्स को। फर्स्ट है आपका क्रस्ट, दूसरा है आपका मेंटल, और तीसरा है आपका कोर। ओके, ठीक है। जो मेंटल है, मेंटल का सबसे अपर मोस्ट पार्ट है, मेंटल का सबसे अपर मोस्ट पार्ट ये है आपका सॉलिड नेचर का। ठीक है, इसके नीचे अप टू 400 किलोमीटर तक ये एरिया है जो कि आपका है सेमी मोल्टन रॉक से बना हुआ। ठीक है, तो इसमें जो मटेरियल है वो सेमी मोल्टन अवस्था में, इलास्टिक इन नेचर। ओके, तो इसी को हम लोग, जो सेमी मोल्टन स्टेट का ये जोन है, इसको हम लोग कहते हैं एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल। एस्थेनोस्फीयर या हिंदी में कहते हैं इसको हम लोग दुर्बल मंडल। ठीक है, यही एस्थेनोस्फीयर, दुर्बल मंडल, हमारे लावा के लिए या मैग्मा जो इरप्शन होता है पृथ्वी की सतह के बाहर, उसके लिए सोर्स का काम करता है। ठीक है, और ये इसी में ही आपका क्या उपस्थित होता है? मैग्मा चैम्बर। ओके, मैग्मा चैम्बर वो एरिया है जहां से मैग्मा या लावा हमारे वोल्केनिज्म प्रोसेस में उसका एक सोर्स का काम करता है, उसको प्रोवाइड करता है ये। तो मैग्मा चैम्बर आपका इसी एस्थेनोस्फीयर का एक पार्ट है। ओके, इस एस्थेनोस्फीयर से मैग्मा इन क्रस्ट में उपस्थित क्रैक्स के सहारे ऊपर तक जाता है, और उस क्रैक से अंडर प्रेशर, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी के अंदर जितना जाएंगे टेम्परेचर और प्रेशर ये दोनों बढ़ता जाता है, तो नीचे प्रेशर काफी हाई है। अगर इसको क्रस्ट में कहीं दरार मिलती है, उन दरारों से होता हुआ ये उस प्रेशर के कारण लावा या मैग्मा ऊपर उठ रहा है। मैग्मा जब ये ऊपर उठेगा, इन क्रैक्स को ब्रेक करता हुआ, साथ ही साथ इसके साथ क्या होता है, मैग्मा के अलावा जो मोल्टन रॉक्स हैं उनके अलावा इसमें जो पाए जाने वाली चीजें हैं उनमें है गैसेस। गैस पहला पार्ट हो गया आपका मैग्मा, जो कि सरफेस पे आके क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। दूसरा है गैस। गैस में अगर हम बात करें तो गैस, इसमें मैक्सिमम लगभग हम 60 to 80% का रेशियो अगर हम देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम आपका H2O या जलवाष्प, वाटर वेपर, जल वाष्प होता है। ठीक है, भूगर्भ यानी हमारे जो भूमिगत जल होता है वो क्या होता है, इन इसके मैग्मा के टेम्परेचर से हीट अप होता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? जलवाष्प में। तो उसमें मैक्सिमम जो हमारी गैस कौन सी पाई जाती है?
H2O या जलवाष्प, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। इसके अलावा कुछ अदर गैसेस भी होते हैं जिसको, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन, ओके, और अगर हम देखें और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का कुछ परसेंटेज होता है। तो मेजर गैस जो है ये है जो इसमें क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन या ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी की सतह के बाहर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो मैग्मा हो गया, दूसरा हो गया गैस। इसके अलावा और क्या क्या मटेरियल्स इस इरप्शन से बाहर आता है, तो उसमें है आपके, उनको कहते हैं हम लोग पायरोक्लास्टिक मटेरियल, पायरोक्लास्टिक, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, ओके। पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, जैसे जस्ट लाइक एज एक छोटे मटर के दाने जितने, इतने बड़े भी हो सकते हैं, यानी इनकी हम साइज देखें लगभग 2-2.5 इंच से लेके कुछ मिलीमीटर तक के हो सकते हैं, ठीक है। इन मटेरियल्स में बेसिकली जैसे सिंडर होते हैं आपके, क्लिंकर्स हो गए, कंकड़ पत्थर छोटे, ओके, वॉल्केनिक डस्ट हो गया, वॉल्केनिक एसिड हो गया जिसको हम लोग राख बोलते हैं। तो ये सभी मटेरियल आपके क्या कहलाते हैं, पायरोक्लास्टिक पदार्थ या पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहलाते हैं, ठीक है, ओके। अभी हम देखेंगे इनको कि अलग अलग साइज होता है इनका, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको अलग अलग वॉल्केनिक डस्ट में, वॉल्केनिक इसमें सिंडर में, ठीक है, एंड आपका जो क्लिंकर्स हैं इनमें डिवाइड करते हैं इसको, ठीक। तो अभी साइज हम देखेंगे। तो ये था आपका थर्ड जो मटेरियल इससे निकल रहा है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल, क्लियर है, ओके, ठीक। तो इनका इरप्शन अब होता है जब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है नीचे से, अब देखिए आगे, तो ये सरफेस पे जैसे आता है इनका, इसी वेंट के सहारे, ये देखो नीचे मैग्मा चैम्बर है आपका, मैग्मा चैम्बर, और इस मैग्मा चैम्बर से एक इस ट्यूब के सहारे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्केनिक वेंट भी कह सकते हैं, नली, जिसके माध्यम से लावा ऊपर की या मैग्मा जो है ऊपर सरफेस पर हमारे आता है। तो इससे होता हुआ जब मैग्मा ऊपर जाता है, ठीक है, तो यहां सरफेस पे इरप्ट होके इसी के साइड में जमता हुआ चला जाता है, ठीक है। अगेन यहां पे इरप्शन होगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा वेंट जो है उसकी भी हाइट साथ साथ बढ़ती जाएगी, ओके। एंड फाइनली जब इनकी हाइट एक नॉर्मल हाइट पे रहते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या, वॉल्केनिक, उसको कहते हैं हम लोग वॉल्केनिक कोन या ज्वालामुखी शंकु, ठीक है, ज्वालामुखी शंकु कहते हैं उसको, ठीक। अगर इनकी हाइट काफी अधिक हो जाती है तो वही आपके ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। हाइट इनकी अधिक होने पे ज्वालामुखी पर्वत कहलाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इस तरीके के शंकु आकार या पर्वत आकार तब बनते हैं जब निकला हुआ मैग्मा, जो ये मैग्मा बाहर निकल रहा है यानी जो लावा है, वो लावा आपका बहुत ज्यादा गाढ़ा हो, ठीक है, ओके। तो इस तरीके का जो लावा होता है वो एसिडिक लावा होता है, अम्लीय प्रकार का लावा होता है जिसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है। आगे हम लोग उस पर चर्चा करेंगे जिसमें हम लावा के प्रकार देखेंगे, अम्लीय और क्षारीय, उसमें हम देखेंगे कि इसकी प्रकृति और उसके आधार पे किस किस तरीके की आकृतियों का यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है, ओके। तो इसको हमने क्या कहा, ये है आपका वॉल्केनिक शंकु या वॉल्केनिक कोन, ये हो गया आपका वेंट जिससे होके मैग्मा या नली कह सकते हैं इसको हम लोग, मैग्मा या लावा बाहर आता है। और ये इसके ऊपर टॉप पर ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं हम लोग, इसका ये इसका छिद्र है, मुख है, ठीक है, ये इसका मुख है, जिसको अगर ये थोड़ा सा साइज इसका बड़ा हो जाता है यही आपका क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है, ठीक है। ये क्रेटर जो कि नली के सराउंडिंग ये फैला हुआ है, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं इसमें हम लोग। तो ये इसका शेप साइज था। अब बात करते हैं पहले इसके पीछे के कारण पे कि कैसे ये डेवलप हो रहा है, ये वॉल्केनिज्म प्रोसेस हो क्यों रहा है। तो देखिए इसके पीछे मेजरली दो कारण है, डिवाइड किया जाए अगर उसको हम, पहला तो है जो है प्लेट विवर्तन की, प्लेट ओके, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट या प्लेट विवर्तन की, ओके। इसमें होता क्या है,
इसमें है आपकी प्लेटें पृथ्वी के अंदर, यानी हम बात करें जो हमारी क्रस्ट है और मेंटल का अपर पार्ट, ठीक है। अगेन मैं इधर फिगर बना दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा इसको। ये है आपका क्रस्ट और इसके ऊपर का जो मेंटल पार्ट था, मेंटल का सबसे अपर पार्ट था जो कि सॉलिड नेचर में था, ठीक है, सॉलिड। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, लिथोस्फीयर। इसको हमने नाम दिया लिथोस्फीयर, ओके। इसी को कहते हैं हम लोग स्थल मंडल, स्थल मंडल, ओके। और यही आपका क्या कहलाता है, प्लेट कहलाता है। ये जो प्लेट हमने यहां पे लिखा है वो यही प्लेट है, जिसमें कौन कौन शामिल है, क्रस्ट है और मेंटल का सबसे ऊपर पार्ट यानी एस्थेनोस्फीयर के ऊपर वाला हिस्सा जो कि सॉलिड नेचर का है, सॉलिड स्टेट में है, ओके। उसको हमने क्या नाम दिया, प्लेट दिया। ये फ्लोट करता रहता है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो आपकी प्लेटें जो हैं ये क्या कर रही हैं, जो एस्थेनोस्फीयर है, दुर्बल मंडल है, उनके ऊपर ये तैरती रहती है, ठीक है। अब तैरने की वजह से क्या होता है, इनके बीच में रिलेटिवली मोशन हो रहा है, वो आपस में टकराती भी हैं, दूर भी जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल अलोंग साइड अगर हम देखें तो रिवर्स डायरेक्शन में, एंटी डायरेक्शन में वो मूवमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो इस मूवमेंट की वजह से हमारे यहाँ इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो इंसिडेंट होते हैं वो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें अर्थक्वेक, तो उसका भी एक कारण है ये, वॉल्केनिज्म उसका भी एक कारण है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए प्लेट विवर्तनिकी को थोड़ा सा देखें हम शॉर्ट में, हालांकि ये आपका जियोमॉर्फोलॉजी का सेक्शन है, उसमें हम लोग प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं उसका। देखिए ये मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, प्लेट्स का मतलब आप इससे समझिएगा, ये दो प्लेट्स हैं और इसमें अगर कन्वर्जेंस कर रही हैं, ये दोनों आपस में क्लोज आ रही हैं, तो जब इसमें टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद क्या होता है, अगर ये प्लेटें हैं, प्लेटें हमारी दो प्रकार की होती है, ये है आपकी ओशियनिक और ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ओशियनिक प्लेट आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है ये पहले प्लेट्स के बारे में, तो ओशियनिक प्लेट आपकी हैवी होती है, कॉन्टिनेंटल आपकी हल्की होती है। तो जब इनका कोलिजन होता है, टक्कर होती है, तो ओशियनिक प्लेट क्या करती है, वो नीचे सबडक्ट कर जाती है, ठीक है। और ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है ये ऊपर यहां से अपलिफ्ट कर जाती है और फाइनली ये जाके फोल्ड बनाती है और यहां पे फोल्डेड माउंटेन क्रिएट होते हैं, ठीक है, ओके। जबकि ये जो ओशियनिक प्लेट है जिसका नीचे सबडक्शन हुआ है इसके, वो मेंटल में जब पहुंचती है, ओशियनिक प्लेट बनी किससे है आपकी, बसाल्ट से, ये बसाल्ट से निर्मित है। तो बसाल्ट जब ये मेंटल में पहुंचता है तो इसका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, हाई टेम्परेचर प्रेशर में पहुंचती है, मेटामॉर्फिज्म होता है और ये किस में कन्वर्ट होता है आपका, एंडेसाइट में, ओके। एंडेसाइट अगेन ये हल्का है, ऊपर जाएगा और यहाँ पे कौन है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा और सरफेस पर बाहर आएगा, ठीक है। और यहां पे एक वॉल्केनिक इरप्शन होगा, धीरे धीरे वहां पे जमा होता जाएगा और एक वॉल्केनिक इस तरीके के माउंटेन्स का शेप क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो इसी तरीके के माउंटेन ऐसे अगर हम देखें, ये कॉन्टिनेंट और इसके इधर ओशियनिक क्रस्ट है। कॉन्टिनेंट और ओशियन यानी कॉन्टिनेंट के मार्जिन पर हमको यहां पर मिलेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक आर्क। क्या कहते हैं इसको हम लोग, वॉल्केनिक आर्क कहते हैं, जो कि बेसिकली किससे फॉर्म्ड हुआ है, जब ओशियनिक क्रस्ट का सबडक्शन होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर, ओके। तो एक तो कारण ये है वॉल्केनिक इरप्शन का इसके पीछे मेजर। दूसरा है अगर इनके बीच में मोशन हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन, देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे अगर इसके बीच में मोशन कैसा हो रहा है आपका, अपोजिट, यानी ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, ठीक है। तो जब दो प्लेटें आपस में दूर जा रही हैं तो उनके बीच में जो गैप बनता है, उस गैप से होता हुआ मैग्मा सरफेस पर साइलेंटली धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर देता है, इरप्शन होता है, ओके। और इसकी वजह से क्या होता है, यहां पे वॉल्केनिज्म हो रहा है और ये एक मेजर कॉज है जिसके कारण क्या होता है, वॉल्केनिक या वॉल्केनिज्म होता है। तो हमने देखे दो मोशन प्लेटों के, पहला था कन्वर्जेंस, दूसरा था डाइवर्जेंस, जिसकी वजह से ये प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। दूसरा रीजन में अगर हम चलें पीछे, हमने देखा इसमें कि प्लेट फर्स्ट हमने डिवाइड किया था प्लेट टेक्टोनिक को, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो दूसरा कारण है, उसको अदर फैक्टर में अगर हम रखें, उसमें हम लोग कहते हैं उसको मेंटल प्लूम। मेंटल प्लूम भी एक वॉल्केनिज्म का मेजर कारण है। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है आपके कि मेंटल प्लूम क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए। तो देखिए इसको शॉर्ट में समझिए इजिली, ये है आपका क्रस्ट, ओके, ठीक है।
इसके नीचे क्या है आपका मेंटल, जो कि पिघला हुआ मैग्मा है, ठीक है, मेंटल, ये हो गया आपका मेंटल का मैग्मा, ठीक है। ओके, इसमें जब हमारे भूगर्भ के अंदर यानी अर्थ के इंटीरियर में, जब इस एरिया में कभी आपके जैसे जनरली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का क्या होता है, वहां पे डिके होगा। डिके होने से जो चेन रिएक्शन है, मान लो उसमें चेन रिएक्शन होती है, और चेन रिएक्शन होने से क्या होता है, एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी इस मैग्मा को अशांत कर देती है, ठीक है, काफी वोलेटाइल कर देती है इसको, जिसकी वजह से इसमें बबल्स बनने लगते हैं, ये उबलने लगते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या करते हैं, इस क्रस्ट पे प्रेशर लगाते हैं, इसको वीक करते जाते हैं, और धीरे धीरे करते करते इस क्रस्ट को अंदर तक ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेशर नीचे हाई है, तो प्रेशर की वजह से ये जैसे जैसे ब्रेक होता जाएगा वैसे वैसे ऊपर उठता जाएगा, और क्रस्ट को क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये ब्रेक करता जा रहा है, वीक करता जा रहा है। जब ये क्रस्ट यहां से वीक हो जाती है पूरी, फाइनली क्या होता है, ये इसको तोड़कर बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग वोल्केनिज्म कहते हैं। और ये जो घटना है यही आपकी क्या कहलाती है, मेंटल के अंदर ये मेंटल प्लूम कहलाती है, मेंटल प्लूम कहलाती है, ओके, PLUME, मेंटल प्लूम, क्लियर है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इसमें मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इस मेंटल की जो मैग्मा है उसके वॉलेटिलिटी के लिए, ठीक है। तो पहला, दूसरी चीज, जो दूसरा मेजर फैक्टर था वो हमारा ये था, ठीक है। तो इसको हम लोग मेंटल प्लूम कहते हैं। और ये जो पोजीशन है, ये वाला एरिया देख रहे हैं आप लोग, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट, ठीक है, वो मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं, ओके, हॉट स्पॉट। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, देखिए इंडियन प्लेट जब क्रिटेशियस टाइम पीरियड में लगभग 60 to 70 मिलियन ईयर एगो जब मूव कर रही थी, आप लोग वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़े होंगे, उसमें ये मूव करती है, जब नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट होता है, तो ये आपका आज प्रेजेंट में जहां पे मेडागास्कर है उसके ईस्ट में आप देखेंगे आपको रियूनियन आइलैंड दिखाई देगा। रियूनियन आइलैंड पे उस समय एक हॉटस्पॉट था, ठीक है। वो हॉटस्पॉट के ऊपर से जब हमारी इंडियन प्लेट्स गुजरी, तो उसमें क्या हुआ कि जो इंडियन प्लेट था कुछ इस तरीके से, यहां पर उस हॉट स्पॉट की वजह से क्या हुआ, लावा फ्लड हुआ, और वो लावा फ्लड हमारे पूरे सदर्न यानी पेनिनसुलर इंडिया में स्प्रेड हो गई, ठीक है। और वही आज धीरे धीरे ठंडा होकर जमने से क्या बना, वहां पे एक प्लेट्यू का फॉर्मेशन क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। तो जो डेक्कन प्लेट्यू बना है वो इसी हॉट स्पॉट के द्वारा इरप्टेड जो लावा है, उस लावा फ्लड की वजह से उसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो एक ये मेंटल प्लूम, या हम लोग इसको इस पोजीशन को हॉट स्पॉट कहते हैं। तो एक मेजर कारण ये था हमारे वोल्केनिज्म का, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इनकी टाइप्स की बात कर लेते हैं भाई। अगर हम देखें सक्रियता के आधार पर, ठीक है, सक्रियता के आधार पर बेसिकली हम इसको एक्टिविज्म के बेसिस पे हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सक्रियता का मतलब यानी इसमें इरप्शन कब कब फ्रिक्वेंटली कब हुआ है, लास्ट टाइम कब हुआ था, ओके, फ्यूचर में इसमें होगा या नहीं, यानी ये जो इसमें इरप्शन हो रहा है उस बेसिस पे अगर हम बात करें उसको कहते हैं हम लोग सक्रियता। अब उस बेसिस पे हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट इज सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो, क्लियर है। ओके, दूसरा है आपका प्रक्षुब्ध, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, या इसको हम लोग कह सकते हैं डोरमेंट, डोरमेंट वोल्केनो। एंड द थर्ड वन इज शांत या मृत, ये डेड हो चुके हैं, इसको कहते हैं हम लोग एक्सटिंक्ट, क्लियर है। ये 3 पार्ट्स में हम लोग इसको सक्रियता के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनोस क्या है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जिसमें रेगुलरली, ओके,
इरप्शन की प्रोसेस होता रहता है। ओके, इसमें या तो लावा इरप्शन होता रहता है या गैसेस कंटिन्यू इसमें इरप्ट होती रहती हैं, सिक्रीट होती रहती हैं। तो ये जो इस तरीके के वोल्केनो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। इस तरीके के एक्टिव वोल्केनो हमारे पृथ्वी पे अगर हम बात करें, मैक्सिमम इनका कंसंट्रेशन मिलेगा आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसको हम लोग शॉर्ट में रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, ये प्रशांत महासागर की एक कोस्टल बेल्ट कह सकते हैं इसको हम लोग, जो प्रशांत महासागर के वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करती है। ठीक है, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो पूरा कोस्टल एरिया है उस पे अगर हम देखें तो पैसिफिक प्लेट के मार्जिन पर आपको ये रिंग ऑफ फायर मिलेगा। ठीक है, जो कि काफी एक्टिव प्लेट्स हैं वहां पे अवेलेबल। उन प्लेटों के मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे वॉल्केनिज्म होता है और आपका अर्थक्वेक जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। अभी रिसेंटली जनवरी 2023 जनवरी या फेब में एक वहीं पर आइलैंड है, टोंगा आइलैंड, आप लोग शायद न्यूज में देखे हो, जिसमें आपका इस तरीके का एक मूवमेंट हुआ था। अंदर हमारे अर्थक्वेक आया था, बॉटम पे ओशैनिक अगर हम बेस देखें, और जिसकी वजह से उसमें एक हाई वेव्स क्रिएट हुआ था पैसिफिक ओशन उस आइलैंड के सराउंडिंग, और वो मेजर सुनामी का कारण भी था उसकी वजह से। ठीक है, तो इस तरीके की गतिविधियां इन एरियाज में होते रहते हैं। तो इसमें आपको एक्टिव वॉल्केनोज इस एरिया में रिंग ऑफ फायर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें तो भाई आपका इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, आपका हवाई आइलैंड हो गया, पैसिफिक का पार्ट है ये भी आपके। ठीक है ना, तो हवाई आइलैंड है, यहां पे आपको इस तरीके के वॉल्केनिक जो माउंटेन है जो कि एक्टिव है वो मिलेंगे। इसमें कंटिन्यू आपको इरप्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अदर पार्ट्स में भी हमारे ये पाए जाते हैं, जैसे अगर हम देखें माउंट स्ट्रोम्बोली। ओके, ये किसमें है, आपका भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में है, जिसकी वजह से उसमें कंटिन्यू एक्टिविज्म होने, एक्टिव है वो, कंटिन्यू उसमें इरप्शन होता रहता है। ओके, उसकी वजह से उसको हम लोग लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं। ओके, तो इस तरीके के जो वॉल्केनिक माउंटेन है उनको एक्टिव वॉल्केनो या एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ठीक है, लास्ट में हम लोग सेकंड पार्ट में, जब इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनिक माउंटेन्स जो वर्ल्ड वाइड फेमस है उनको देखेंगे, और वहां पे उसमें हम सक्रिय, प्रक्षुब्ध और डोरमेंट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सारे एग्जांपल आपको वहीं पे मिल जाएंगे, वो आपके मैपिंग में भी काम आएगा अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, लाभदायक होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको देखें। ठीक है, अगर कुछ कोई सुधार की उम्मीद है तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रक्षुब्ध या डोरमेंट में चलते हैं हम लोग। तो डोरमेंट क्या होते हैं, देखिए डोरमेंट और शांत ज्वालामुखी जो है, ठीक है, यानी डेड, इनके बीच में अगर क्लियर डिस्टिंक्शन करना कि भाई ये सेपरेट करना कि ये एग्जैक्टली क्या है, आपका डोरमेंट है और दूसरा वाला क्या है, डेड, ये क्लियरली नहीं बताया जा सकता। ये काफी टफ होता है, बिकॉज क्या होता है कि कई बार ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक ये शांत पड़े रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये डेड हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अगेन उसमें कई बार इरप्शन हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये डिफाइन नहीं कर पाते कि ये एक्सटिंक्ट है या डोरमेंट। लेकिन मेजरली अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पिछले 50 से 100 सालों के बीच में उसमें कोई इरप्शन हुआ होगा, 50 से 100 सालों के बीच में कोई इरप्शन हुआ है और फ्यूचर में उसमें पॉसिबिलिटी ऐसी कुछ बनी है, तो उसमें फिलहाल अभी वो शांत है, लेकिन फ्यूचर में उसमें ऐसी संभावना है कि वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रक्षुब्ध या सोया हुआ इसको कहते हैं, सोया हुआ भी कह सकते हो आप लोग, प्रक्षुब्ध बेसिकली इसकी मीनिंग, या फिर इसको हम लोग डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। क्लियर है? ओके, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में दे सकते हैं, अब माउंट किलिमंजारो को आप लोग देखेंगे कई जगह आपको किस में मिलेगा, वो डेड में मिलेगा, कई जगह आपको मिलेगा यहाँ पे डोरमेंट में। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा डोरमेंट है, अगर उसमें पॉसिबिलिटी ऐसी फ्यूचर में बनी हुई है, बिकॉज वो कहां पर है आपका, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका के किस कंट्री में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किस कंट्री में है, इसको कमेंट में बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो वहां पर ये इसको हमने डोरमेंट में इसको रखा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन और है,
कि इंडिया में जो ये एक्टिव वॉल्केनो है वो क्या कोई है अवेलेबल, अगर है तो वो कहां पर और कौन सा है, उसका नाम आप लोग कमेंट में कर डालिएगा, ठीक है। ओके, तो डोरमेंट हो गया ये आपका। तो इस तरीके के अगर उसमें 50 to 100 ईयर्स एक ऑन एन एवरेज दिया जाता है कि इसके बीच में इरप्शन हुआ है और फ्यूचर में भी उसमें पॉसिबिलिटी बनी हुई है, तो इस तरीके के वॉल्केनोस को हम लोग किस में डाल देते हैं, डोरमेंट में, ये ओके, या फिर प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी में डाल देते हैं। नेक्स्ट चले अगर हम लोग शांत या एक्सटिंक्ट या डेड ज्वालामुखी, इसको देख लीजिए क्या होता है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें पिछले थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में अगर हम देखें बेसिकली उसमें इरप्शन की गतिविधियां नहीं हुई हैं, ओके, ना ही कोई उसमें इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई है, और ना ही फ्यूचर में उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इस वजह से हम लोग इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उनको क्या कहते हैं कि ये डेड हो चुका है, ठीक है। ओके, तो इसमें पॉसिबिलिटी इसमें कोई भी इरप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया में अगर बात करें इस तरीके से, तो जो हमारा एक ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है, इसके यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में लगभग आपको मिलेगा एक इसी तरीके का वॉल्केनिक माउंटेन या आइलैंड है, छोटा सा वॉल्केनिक आइलैंड, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं नारकोंडम, नारकोंडम आइलैंड, ओके। ये इसी तरीके का एक डेड या एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो सक्रियता के बेसिस पे हमने बेसिकली वॉल्केनिक माउंटेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट सक्रिय, सेकंड डोरमेंट हो गया आपका प्रक्षुब्ध, और थर्ड हो गया आपका एक्सटिंक्ट, ठीक है। ओके, तो आगे इसमें चलते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट। ये तो था भाई इसकी सक्रियता के आधार पे। अब देखते हैं ये जो लावा है, देखिए लावा की अपनी प्रकृति होती है, लावा या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। इस प्रकृति के आधार पे ये डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है, ठीक है। तो उन लैंडफॉर्म्स में, चूंकि वो लैंडफॉर्म्स हमारे अर्थ के सरफेस के बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, तो उन्हीं लैंडफॉर्म्स की पहले हम बात करते हैं बेसिकली। तो उस लैंडफॉर्म्स में इनको 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, लैंडफॉर्म्स जो इन लावा या मैग्मा से बनता है, लैंडफॉर्म्स, ओके। पहला है ऐसे लैंडफॉर्म्स जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में बन रहे हैं, अर्थ की सरफेस के बाहर नहीं बल्कि वो अर्थ के इंटीरियर में बनते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव या आंतरिक स्थल स्वरूप, या ये चट्टाने भी हैं एक तरीके से, आंतरिक आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल भी ये है, ठीक है। और दूसरा है आपका एक्सट्रूसिव, क्लियर है, ओके। तो इंट्रूसिव में देखते हैं कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देख लीजिए, देखिए मान लीजिए ये क्रस्ट है और इसके बीच में लेयर्स बनी रहती हैं, ठीक है, रॉक्स जो है वो अरेंज है उसमें। इसके नीचे क्या है आपका, बीनेथ में मैग्मा है, ठीक है, विच इज मैग्मा चैम्बर, ये है आपका चैम्बर मैग्मा का, ओके, ठीक। यहां से मैग्मा इसको प्रोवाइड हो रहा है ऊपर की तरफ। अब देखिए मैग्मा जब यहां से निकलता है, ये जो बेस है मान लो इस वाले एरिया में आपका ये स्टोर हो रहा है, जमा हो रहा है। तो इस क्रस्ट की अगर कोई ऐसा एरिया जिसमें ये मैग्मा निकलकर एक काफी बड़े एरिया में फैल जाए, फैलने के बाद ये मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होके क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी ये जो रॉक्स हैं ये क्या कहलाते हैं भाई, इसको कहते हैं हम लोग बैथोलिथ, क्लियर, ओके। अब इनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के बेसिस पे हम लोग इसको अलग अलग नाम से डिफाइन करते हैं। जैसे पहला है कि अगर ये काफी बड़े एरिया में इस तरीके से लार्ज बेड के रूप में ये सॉलिडिफाइड हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं बैथोलिथ, ठीक है। अगर यही चीज आपका मैग्मा ऊपर गया और कहीं रॉक्स में इस तरीके से डोम शेप में ये जाके जम जाता है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, इसको कहते हैं हम लोग लैकोलिथ, इसको कहा हमने लैकोलिथ, ठीक है। अगर ये आपका मैग्मा गया और ये हॉरिजॉन्टल इस तरीके से, ठीक है, ये जम जाता है तो इसको हम कहते हैं जनरली, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ये आए हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इनके शेप के अकॉर्डिंग इनके नाम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैकोलिथ। अगर ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स के बीच में मैग्मा फैल जाता है और धीरे धीरे जम जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, सिल,
ओके। जबकि अगर यहीं पे ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ना होके कुछ वर्टिकल शेप में ये यहां पे सॉलिडिफाइड होता है, ठीक है, तो इसको, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, डाइक। क्लियर है? ओके, ये डाइक हो गया। कुछ और शेप है इसके, दो शेप अगर हम देखें, अगर मैग्मा गया और ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन इसमें इस फॉर्म में जाके यहां पर इस तरीके से, ओके, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जो है ये इस तरीके की स्ट्रक्चर है, मान लो वहां पे गैप बने हुए, उनके बीच में जाके ये जम जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, पैकोलिथ। पैकोलिथ, ओके। और या फिर ये कुछ ऐसे सोशर शेप में, जैसे तस्तरी होती है ना, ओके, कुछ इस तरीके से ऐसे इसमें जाके वो जम जाता है, ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग लेपोलिथ। लेपोलिथ, ओके। तो ये इंट्रूसिव रॉक्स के भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। कौन से रॉक्स? ये सभी इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, आग्नेय चट्टानों के, ओके। और चूंकि पृथ्वी के ये पूरा क्या है आपका, ये एरिया है, ये क्रस्ट है, और क्रस्ट के अंदर ये बने हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। चूंकि ये वॉल्केनिज्म वाली प्रोसेस से हो रहा है, तो ये उसके लैंडफॉर्म्स में भी आपका आ जाएगा कि इंट्रूसिव जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो वॉल्केनिज्म से हो रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है, वो उसके भी ये एग्जांपल हो जाएं, ठीक है। तो पहला हमने देखा इसको। दूसरी पार्ट बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, एक्सक्लूसिव वाले, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव में बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें जो मेजर लैंडफॉर्म्स है उसमें वॉल्केनिक माउंटेन आता है, ठीक है, इनकी बात हम करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन है, ठीक है, ओके, वर्ल्ड वाइड ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। अगर आप वनडे एग्जाम में भी प्रिपरेशन करें या स्टेट पीसीएस वगैरह में, तो जनरली ये क्या होता है आपका, एक तरफ लिस्ट दे दी जाती है माउंटेन्स की, दूसरी तरफ कंट्री का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, उसको मैचिंग के लिए आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं इससे। वॉल्केनिक माउंटेन हो गया, इसके अलावा वॉल्केनिक प्लेट्यू बन सकते हैं, पठार, वॉल्केनिक प्लेट्यूज बन सकते हैं, ठीक है, जैसे हमारा दक्कन का पठार हो गया, ओके। इसके अलावा क्या बन सकता है, कुछ वॉल्केनिक डोम बन सकते हैं, ठीक है, हालांकि ये भी एक तरीके से अपलिफ्टेड पोर्शन है इनके। इसके कुछ अदर पार्ट्स देख लें तो हम क्रेटर एंड कॉल्डेरा, क्रेटर एंड कॉल्डेरा, तो ये भी स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक छोटा सा ये टर्म है क्रेटर एंड कॉल्डेरा, ये है क्या, ठीक है, ओके। देखिए क्रेटर और कॉल्डेरा इजिली समझिएगा। मान लो ये अर्थ की सरफेस है, यहां पे ये वॉल्केनिक माउंटेन ये बना हुआ है, ठीक है, ये इसका वेंट हो गया, जिससे लावा क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर से बाहर आ रहा है, नीचे है आपका मैग्मा चैम्बर, ओके, ये वेंट है। अब इस वेंट के सराउंडिंग ये जो एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं माउथ इसका, ठीक है, या ये इसकी नली है जिससे मैग्मा बाहर सरफेस पे आ रहा है, ठीक है। जब इसमें वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये क्या होता है, ये वाला एरिया ब्रेक होता है और ये थोड़ा टूट के कुछ इस तरीके से एक बाउल शेप में, ऐसे बाउल शेप में फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है, ओके। तो नीचे आपका वेंट गया हुआ है, ठीक है, तो ये जो बाउल शेप बना हुआ है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, सिंपल, ओके। तो ये इरप्शन, जब इरप्शन ऊपर की ओर हो रहा है तो इतना एरिया क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इस तरफ का एरिया जो है वो आपका ये ऐसे ब्रेक हो गया, तो यहां पे जो बनता है आपका क्या बनेगा, इस तरीके के बाउल शेप का जो फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं, ठीक है। ये जो क्रेटर है, इसमें जब धीरे धीरे, जब वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, खाली पड़ा रहता है ये, तो इसमें धीरे धीरे रेन वाटर, या फिर ये अगर किसी ऐसे एरिया में है जहां पे ग्लेशियर्स होते हैं, ठीक है ना, ग्लेशियर होते हैं, तो उस ग्लेशिएशन से क्या होता है कि जब ये मेल्ट होता है ग्लेशियर्स या रेन वाटर हो रहा है, तो इन दोनों ही रीजन में क्या होता है, इसमें पानी धीरे धीरे स्टोर होना शुरू कर देता है, और यही स्टोर करके पानी क्या बना लेता है, एक लेक का फॉर्मेशन कर लेता है। इन लेक्स को हम लोग इन्हीं क्रेटर के नाम पे क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं, क्रेटर लेक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र में एक लेक है लोनार लेक, लोनार लेक, ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो जाएगा क्रेटर लेक का, ठीक है। दूसरा टर्म था हमारा, उसको कहते हैं क्या हम, नेक्स्ट टर्म देखते हैं, वो है हमारा कॉल्डेरा। देखिए ये आपकी क्रस्ट है, ये अर्थ की सरफेस है, मान लो यहां पर कोई ऐसे माउंटेन है,
इसमें हो रहा है, ये वॉल्केनिक माउंटेन है, यहां पे वॉल्केनिक इरप्शन, ये मैग्मा चैम्बर है नीचे, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, और वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव था ड्यू टू अपने मटेरियल्स की वजह से। अगर उसमें एसिडिक लावा था, इस तरीके की चीजें थी, तो उससे इरप्शन काफी एक्सप्लोसिव था। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो एरिया है ना, ये वीक हो जाता है, ठीक है, वीक हो जाता है, वेदर्ड हो जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो ग्रेविटी के अंडर में आके कोलैप्स कर जाता है इनसाइड। ओके, तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। ओके, बाकी पोर्शन टूट के अंदर गिर गया, कोलैप्स हो गया। तो इस तरीके के जो बड़े साइज होते हैं, हालांकि ये भी कुछ क्रेटर शेप का है, लेकिन इसका एरिया या साइज अगर हम देखें उससे काफी लार्जर होता है ये, ठीक है। तो ऐसे जो लार्ज साइज के जो इस तरीके के क्रेटर फॉर्म होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कॉर्डेरा, कॉर्डेरा, ठीक है। अगेन इसमें भी जब वाटर स्टोर हो जाता है, धीरे धीरे पानी इसमें स्टोर जमा हो जाता है, तो उससे एक लेक का फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इस तरीके की लेक जो होती है वो आपकी कॉल्डेरा झील या कॉल्डेरा लेक कहलाती है, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं लेक टोबा, लेक टोबा। ओके, ये कहां पर है आपका, इंडोनेशिया। क्लियर है? ओके, तो ये दो तरीके के लैंड स्ट्रक्चर हैं जो हमारे अर्थ के सरफेस के बाहर दिखाई देते हैं, तो इसको भी हम लोग एक्सक्लूसिव लैंड फॉर्म्स में रखते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग, आगे है हमारा कि लावा, उनके प्रकार एसिडिक और बेसिक किस प्रकार के हैं ये, ओके, कौन से उसमें एलिमेंट्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और उससे किस तरीके के स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। वो फिलहाल हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तब तक के लिए इस पे आप कंटिन्यू इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह भी ऑन कर लीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू।